कोविड पे एक किताब लिखी। हालांकि मैं आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट एफआई की इन्वेस्टिगेशन ने और उस माहौल ने बहुत कुछ सिखा दिया है। कोई ऐसे ऐसे क्राइम को हमने इन्वेस्टिगेट किया है जिनका हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या है, बट वो एक हिस्स होती है, पकड़ लेता बंदा। तो मैंने पहला सवाल दुनिया से ये किया कि क्या ये कोविड मैन मेड है या ये नेचुरल है। इस बेस पे मैंने ये किताब लिखी, पूरी दुनिया में इसकी मैंने रिसर्च की और इस किताब को मैंने कंप्लेंट की सूरत में यूएन भेजा और यूएन से 3 महीने के लिए मुझे टाइम मांगा क्या इसको डिले कर लें। वो वजह मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 3 महीने के वादे के बाद सेक्रेटरी जनरल यूएन ने उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी इस बुक के कंटेंट्स पे कि ये पता किया जाए कि ज़ीरो पेशेंट कहाँ था, ये क्या वाकई नेचुरल या मैन मेड है और ये कहाँ से शुरू हुई। क्योंकि उस किताब में मैंने प्रूफ के साथ बताया कि ये चाइना से नहीं शुरू हुई बल्कि किसी एक और मुल्क से शुरू हुई थी। उस मुल्क से कितने सियाह किस जगह गए थे और उनका पहला टेस्ट कहाँ हुआ था। और दूसरा मैंने क्वेश्चन किया, वेरी फ्रेंडली क्वेश्चन टू मिस्टर बिल गेट्स, कि भाई आपने 2015 और 2018 में कहा था कि एक वायरस आएगी जो मिलियंस ऑफ लोगों को मार देगी। तो मैंने एक बड़ा स्वीट सा क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपके पास कौन सी डिवाइन चीज़ थी या कोई डिवाइन नॉलेज था जिस पे आपको पता था कि ये वायरस आएगी। उन्होंने एक्नॉलेज किया मेरा वो जो लेटर था, जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दोस्तों के थ्रू ये मैसेज मिला कि इसको ना उठाएं। उसमें एक पाकिस्तान की शख्सियत भी थी। बहरहाल आई डिड नॉट स्टॉप, मैंने उसको कंप्लेंट का हिस्सा बनाया और मैं लिखता रहता हूँ। और फिर मुझे ये भी ऑफर आई कि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाए। मैंने कहा मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैं उसका इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर किसी वक्त आपके इन्वेस्टिगेटर जो 40 इन्वेस्टिगेटर हैं मुख्तलिफ इसके आस्पेक्ट जो हैं कोविड के कर रहे हैं, उनको अगर ज़रूरत पड़ी मेरी तो मैं डेफिनेटली किसी भी जगह दुनिया में जाके ये स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँगा। तो बहरहाल देखिए जो आजकल हो रहा है और जिस तरीके से ये वायरस ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, आपने दुनिया में किसी जगह कोई वायरस इस तरह नेचुरली ट्रांसफॉर्म होती हुई नहीं देखी होगी। और ये 1989 में एक बायो वारफेयर पे एक एग्रीमेंट हुआ था, एक पैक्ट है जिसमें कोई बायो वारफेयर की चीज़ नहीं बनाएगा। लेकिन आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वर्ल्ड है वो बायो वारफेयर की तरफ जा रही है, केमिकल वेपन की तरफ जा रही है। इराक में क्या हुआ, कुर्दिस्तान में क्या हुआ, पैलेस्टीनियों पे क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, क्या केमिकल जो है वारफेयर नहीं हो रहा है। लेकिन वही कहते हैं कि गरीब की आवाज़ दब जाती है और वर्ल्ड पार की आवाज़ बढ़ जाती है। 9/11 हुआ तो पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन जब कश्मीरियों पर जुल्म होता है कोई नहीं बोलता। जब आपके पैलेस्टीनियों पे जुल्म होता है कोई नहीं बोलता। लाशें बिखेर देते हैं, हॉस्पिटलों को तबाह कर देते हैं। और जो कुछ यमन में हो रहा वो भी आपके सामने, हमारे वेस्टर्न सामने बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा इस पर सोई हुई है। मुस्लिम उम्मा को जगाने की ज़रूरत है। हम मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से जो फ़र्ज़ या जो फ़राइज़ हमें इस्लाम ने अपने भाई के लिए दिए हैं उस पर अमल नहीं करते। अब मैं लास्ट में ये किताब जो है ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि एक मैं छोटा सा इन्वेस्टिगेटर भी था और बहुत से केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट भी किए। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि मैं उस डिपार्टमेंट का हेड भी बना, तो मेरे नॉलेज में बहुत सी चीज़ें आई और बसीयत इंटीरियर मिनिस्ट्री मेरे पास बहुत सी चीज़ें देखने को आई। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसको अपने सीने में ना रखूं। ज़िंदगी मौत का नहीं पता होता, लेकिन ये मैं एक हिस्टोरिक बुक ज़रूर लिख दूं जो कि एक रेफरेंस बुक बनेगी इन फ्यूचर। और इस बुक में आपको हर वो चीज़ मिलेगी वो जो कभी आपने ज़हन पे सवाल करते थे कि लोग कहते बीबी के कातिल नहीं पकड़े गए। इसमें आपको पता लगेगा बीबी के कातिल कैसे पकड़े गए, उनको कोर्ट से कैसे सज़ाएं हुई और वो कैसे वहाँ से निकले। इस बुक में ये भी मिलेगा आपको कि कौन मिलने आया था और कहाँ मिला, उसका हैंडलर कौन था। इस बुक में ये भी मिलेगा कि टीटीपी का जो हेड है शाह वली, उसने भी कहा कि हाँ हमारा हाथ था। और एक इकरामुल्ला जो सेकंड सुसाइड बॉम्बर था जो चला गया। अब क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक अमेरिका की न्यूज़ ने कहा कि एक एजेंसी है अमेरिका की, उसने बीबी के मरवाने में उनका रोल है। तो ये मैंने गवर्नमेंट को लिखा है कि ये चीज़ अननोटिस नहीं जानी चाहिए और अमेरिका से पूछना चाहिए कि ये अखबार है
अखबार भी छोटी नहीं बड़ी अखबार है, उनसे पूछा जाए कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। और अभी तक लियाकत अली खां का जो मामला था, किसने उसको मारा था, हम सब जानते हैं। और कितने दहाइयों के बाद उनकी चीज़, उनके मर्डर की बेसिक वजह क्या थी, वो आपके सामने आई। शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो को कैसे लटकाया गया, उनका जुडिशल मर्डर कैसे किया गया, किस वजह से किया गया, वो भी आपको बाद में पता चला। इसमें जुडिशल मर्डर जो भट्टो साहब की तफसील है, उसमें मोहतरमा के केस की पूरी तफसील है। इसके अलावा जो शाहनवाज भट्टो साहब जिनको कैन में शहीद किया गया था, तो उसकी तफसील है पूरी केस की, पूरी केस फाइल की, क्योंकि उसको मैंने पोस्ट मर्डर इन्वेस्टिगेट किया था और ख़ुद फ्रांस में जाके किया था। मेरे साथ कुछ FI के ऑफिसर्स थे। फिर इसमें आपको मुर्जा भट्टो शहीद का भी इसमें आपको जिक्र मिलेगा। इसके बाद बहुत से ऐसे वाक़यात जैसे पाकिस्तान में बड़ा बदनामी के बायस बने, लाइक जब सिंगापुर एयरलाइन हाईजैक हुआ तो पाकिस्तानियों ने किया और वो ऐसे लग रहा था जैसे एक पार्टी ने, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। मैं उस वक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, मेरी किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं थी इन दी FIA। आई इन्वेस्टिगेटेड अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ, आई इन्वेस्टिगेटेड अगेंस्ट माई पार्टी लीडरशिप ऑल्सो इन दिस केस, और उसमें उनको एग्जॉनरेट किया। और उस वक्त के जो मीडिया के दोस्त हैं, आज तक कोई MD हैं चैनल्स के बड़े बड़े, उनसे पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा कि आई हैव ऑलवेज स्टूड फॉर द राइट एंड स्टूड फॉर द ट्रूथ, वो भी इसमें मौजूद है। इसमें डैश यूसर रमज़ी का हंट कैसे हुआ, और एक चैप्टर मैं नहीं लिखा, वो मैं लिखूँगा। एक आर्टिकल लिखा था ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने, फ्रॉम हंटर टू हंटेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी को याद दिलाऊंगा कि गोली किसी मामले का सलूशन नहीं होती है। तुम्हारे बॉम्ब, तुम्हारी किलिंग्स, डिसअपीयरेंसेस, जितनी भी रेप्स, पैलेटिंग, ये कभी भी कश्मीरियों का रास्ता नहीं रोक सकेंगी। 20 साल के बाद अमेरिका तालिबान की आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं कर सका। वो आए, अपने अंदाज से आए, और जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। और मैं ये वार्न करता हूँ दुनिया को भी, मैं ये वार्न करता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उसके एसोसिएट्स को, और अजीत डोवल को, उसके इंटीरियर मिनिस्टर को, स्टॉप गिविंग बैड एडवाइसेस टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये अभी भी वक्त है कि आप भी इस रुकैयत पे विड्रॉ कर लें अपनी फौजें कश्मीर से। गिव देम अ चांस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो ये वादा है जो पूरी दुनिया के सामने आपने किया था कि हम इनको हक खुदरियत देंगे, आपने नहीं दी अभी तक। और ये लिख के रख लीजिएगा, एक वक्त आएगा ऐसे ही जैसे अमेरिकन फोर्सेस ने विड्रॉ किया, इस तरह मोदी भी मजबूर हो जाएगा अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करने के लिए। फिर मैंने लिखी थी उससे पहले किताब, ये मोदी वॉज डॉक्ट्रिन, और बड़े लोगों ने इसको अपोज किया, क्योंकि मैंने कहा था कि मोदी अगर जब भी पावर में आएगा, ये आते ही सबसे जो खराब काम करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह करेगा कि हाइब्रिड वार भी होगी, प्रॉक्सी वार भी होगी, और किसी चीज़ को वो स्पेयर नहीं करेंगे। कुछ मेरे दोस्त थे बड़े सीनियर, उन्होंने कहा नहीं मलिक साहब, इससे हम मुतफिक नहीं होते, और बहुत सीनियर लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने कहा दिस इज़ माय असेसमेंट। और मोदी का जब इलेक्शन हो गया, तो मोदी के इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ आपको पता है, कश्मीर भी गया, आपको पता उन्होंने स्टेटस कैसे जो है स्क्रैप किया, और हम सिर्फ वावेला करते रहे, और उन्हीं की पिच पे, हिंदुस्तान की दी हुई पिच पे हम खेलते रहे, और आज तक खेल रहे हैं। और अभी भी हमारा कोई इरादा नहीं कि हम अपनी को पिच बनाएं, बाहर जाएं। सरल साहब को पता है कि बड़े बड़े बुलंद दावे किए गए कि हम बाहर जाएंगे, हम डेलीगेशन लेके जाएंगे, हम बहुत जाके वहाँ पे बातें करेंगे कश्मीर की फेवर में, बट आई एम सॉरी टू से कुछ ना हुआ।